Good morning students. Today we will discuss about mechanism of muscle contraction. So to explain the mechanism of muscle contraction we have to study about one important theory and which is sliding filament theory. Sliding filament theory, it is proposed by Huxley and Huxley to explain the mechanism of muscle contraction. Okay, or according to this theory, actin and myosin filament present in the sarcomere, they slide past each other at the time of muscle contraction. Okay, समझ में आ रहा है आप लोगों को कि ये जो थ्योरी है हमें मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी दी गई थी जिसे हम लोग कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी. सो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जो होती है इट वाज प्रपोज्ड बाय हक्सले एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कल हम लोगों ने सार्कोमियर के बारे में बात की थी कि सार्कोमियर जो होता है उसमें एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट का अरेंजमेंट कैसे होता है. तो वो जो सार्कोमियर है उसमें एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट जो है वो एक दूसरे पे स्लाइडिंग करते हैं और उसी वजह से मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन जो है वो होता है. तो ये जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है इट इज इनिशिएटेड बाय एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम मोटर न्यूरॉन्स अराइविंग एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस. क्या मतलब हुआ इस बात का कि देखिए हमने बोल तो दिया कि मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म होता है. दैट मीन्स स्केलेटल मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है और रिलैक्स होती है. लेकिन इनको कॉन्ट्रैक्शन के लिए सिग्नलिंग कहाँ से मिलता है, कहाँ से इनको स्टिमुलस मिलता है कि अब स्केलेटल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होना है या अब स्केलेटल मसल्स को रिलैक्स होना है. तो उसके लिए क्या होगा कि जो मसल्स हैं और न्यूरॉन है ऑफकोर्स सारे के सारे सिग्नलिंग्स जो है या स्टिमुलेशंस जो है वो हमें कहाँ से मिलते हैं, ब्रेन से मिलते हैं. तो ब्रेन से न्यूरॉन्स जो मैसेज लेके आते हैं टारगेट ऑर्गन तक वो कौन से न्यूरॉन कहलाते हैं, मोटर न्यूरॉन. तो मोटर न्यूरॉन और मसल्स के बीच में एक जंक्शन बनता है एंड दैट जंक्शन इज नोन एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे जो मोटर न्यूरॉन है वो अपना सिग्नल या मैसेज जो है वो मसल्स को भेजेगा और उस सिग्नल के अकॉर्डिंग मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्शन को शो करेगी. तो अब हम पहले बात करेंगे कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस क्या होता है और किस तरह से मोटर न्यूरॉन जो है वो मसल्स को स्टिमुलेट करता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए. ओके, तो पहले हम लोग बात करें न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के बारे में. So neuromuscular junction is the site at which neuromuscular junction is the site at which nerve impulses activating the contraction of muscle fiber activates the contraction of muscle fiber. ठीक है, हम सिंपल से ऐसे समझ सकते हैं कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो होता है एक्चुअली इट इज जंक्शंस बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड मसल फाइबर. ओके, स्केलेटल मसल्स फाइबर इन दोनों के बीच का जो जंक्शन है दैट इज नोन एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस. और हम थोड़ा सा और स्पेसिफाई करें तो इट इज द साइट एट विच नर्व इम्पल्सेस एक्टिवेट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर. इसको हम थोड़ा सा डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि देखिए हमने यहाँ पे ये बनाया है न्यूरॉन. ये न्यूरॉन के दो फाइबर्स होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं और एक्सॉन्स होता है. इस तरह से होगा, दो पार्ट से मिलकर बना होता है ना न्यूरॉन. ये हमने न्यूरॉन बनाया है, ये इसकी सेल बॉडी वाला पोर्शन है जिसमें ये वाले फाइबर्स जो होंगे वो डेंड्राइट्स होंगे. ये इसका एक्सॉन वाला फाइबर है, ये एक्सॉन है, ये है डेंड्राइट्स और यहाँ पे बनेंगे इसमें मोटर एंड प्लेट. सो ईच मोटर न्यूरॉन कैन बाउंड विथ थाउजेंड्स ऑफ मसल्स फाइबर. अब यहाँ पे हम लोग क्या दिखाना चाह रहे हैं कि ये जो है वो हमारा मसल फाइबर है. ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब किस तरह से, तो ये जो जंक्शन है न्यूरॉन और मसल फाइबर के बीच का, दिस इज न्यूरॉन एंड दिस इज मसल.
ठीक है, तो ये वाला तो हो गया हमारा न्यूरॉन और ये हो गया हमारा मसल फाइबर। ठीक है, तो इस कनेक्शन बिटवीन न्यूरॉन एंड मसल फाइबर दैट इज नोन एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्लियर यहाँ तक? और ये जो गैप है, स्मॉल माइक्रो गैप बिटवीन न्यूरॉन्स एंड मसल फाइबर, दिस इज नोन एज साइनेप्टिक क्लेफ्ट या सिनेप्स कहलाएगा ये। ठीक है, तो होगा क्या, अब यहाँ पे देखिए, जब सिग्नल्स जो हैं वो इस न्यूरॉन से ट्रांसमिट किए जाते हैं, कहाँ पे आएंगे? जो नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है वो दो प्रकार से होता है। पहला होता है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स और इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन होगा, या दूसरा होगा केमिकल ट्रांसमिशन। तो एक्चुअल में जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के ऊपर या नर्व और न्यूरॉन और मसल फाइबर में जो सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है वो केमिकल मोड ऑफ सिग्नल ट्रांसमिशन होता है। तो केमिकल मोड ऑफ सिग्नल ट्रांसमिशन दैट मीन्स सिक्रेशन ऑफ डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स, है ना। न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो क्या होते हैं? वो केमिकल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि न्यूरॉन से रिलीज होते हैं और दूसरे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन को मैसेज ट्रांसफर करते हैं बाय द एक्शन पोटेंशियल जनरेशन। ओके, तो होगा क्या यहाँ पे कि जब ये न्यूरॉन जो है वो स्टिमुलेट होता है, यहाँ पे फर्दर एक न्यूरॉन होगा, कनेक्शन रहता है इस तरह से। तो यहाँ पे न्यूरॉन है, तो ये वाला न्यूरॉन जो मैसेज भेज रहा है वो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और जो मैसेज को रिसीव कर रहा है वो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा? एसिटाइलकोलिन मॉलिक्यूल्स को रिलीज किया जाता है। एसिटाइलकोलिन मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ पे इस न्यूरॉन में रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे एंड दोज रिसेप्टर्स आर नोन एज एक्चुअली लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल। प्लीज थोड़ा सा इस पे ध्यान देना, ये थोड़ा मुश्किल है बट समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होते हैं? लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल्स होते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पे ये जो एसिटाइलकोलिन मॉलिक्यूल है, एसिटाइलकोलिन मॉलिक्यूल क्या है? इट इज न्यूरोट्रांसमीटर। ओके, तो एसिटाइलकोलिन मॉलिक्यूल जब प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के बीच वाला स्पेस जो है जिसे सिनेप्स कहते हैं, यहाँ पे रिलीज किया जाता है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के द्वारा। तो होगा क्या? ये जो एसिटाइलकोलिन मॉलिक्यूल्स हैं उसमें कहाँ जाके बाउंड करेगा? लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल पे बाउंड करेगा। जब ये लिगेंड यानी एसिटाइलकोलिन मॉलिक्यूल्स जो है, न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल जो है वो लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल पे बाउंड करता है, तो ये चैनल ओपन हो जाएंगे जिसकी वजह से सोडियम आयन जो है वो अंदर आएगा। ठीक है, क्या अंदर आ रहा है? सोडियम आयन अंदर आ रहा है। अब जब ये न्यूरॉन रेस्टिंग कंडीशन में है, रेस्टिंग कंडीशन यानी कि जब ये सिग्नल का ट्रांसमिशन नहीं कर रहा होता है, तो इसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या कितना होगा? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा -60 मिली वोल्ट। इतना होगा इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी माइनस के अंदर है ना। इंटरनल साइड जो है वो माइनस है और बाहर जो है वो सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से वहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अब जब ये सोडियम आयन अंदर आता है तो दैट मीन्स क्या होगा? नेगेटिव चार्ज धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो अब क्या होगा? ये -60 मिली वोल्ट जो है वो धीरे धीरे कम होगा। कितना होगा? -50 होगा, -45 होगा, -40 होगा। और जब ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -35 मिली वोल्ट पे पहुंच जाता है, तो दैट मीन्स ये क्या हो गया? ये थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल जो है वो इसने अचीव कर दिया। समझ रहे हैं आप लोग? तो जब ये पोटेंशियल -60 मिली वोल्ट से कितना हो गया? -35 मिली वोल्ट। ठीक है, यानी पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है। तो ये जो -35 मिली वोल्ट है वो क्या है? इसका थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल। तो जैसे ही ये न्यूरॉन थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल को अचीव करता है, वैसे ही ये जो एक्सॉन हाइलॉक वाला रीजन है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल। इसकी वजह से बहुत सारा सोडियम आयन जो है वो अंदर आएगा। बहुत सारा सोडियम आयन अंदर आने की वजह से क्या होगा? जो थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल है वो सीधा स्पाइक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे हम बोलेंगे एक्शन पोटेंशियल। तो अब जो पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा? +60 मिली वोल्ट एंड दैट इज एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, यानी अब इसने क्या किया है? इसने एक्शन पोटेंशियल को अचीव कर लिया है। अब ये एक्शन पोटेंशियल जो है वो धीरे धीरे आगे ट्रांसमिट होता जाएगा, यानी आगे की तरफ डीपोलराइजेशन होगा और पीछे रिपोलराइजेशन होता रहेगा। वापस पीछे वाला पोर्शन का जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन की तरफ कन्वर्ट होता जाएगा और ये एक्शन पोटेंशियल जो है वो फाइनली यहाँ आ जाएगा।
अब ये देखिए जो एक्सॉन हाइलॉक वाला पोर्शन होता है, एक्सॉन नॉब जो होते हैं, यहाँ पे वेसिकल्स प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब जब ये एक्शन पोटेंशियल यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ पहुंचने की वजह से क्या होगा, इन नॉब के ऊपर कैल्शियम आयन चैनल होता है। कौन सा कैल्शियम आयन चैनल होगा, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम पंप बोल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जब एक्शन पोटेंशियल इस एक्सॉन नॉब पे पहुंचता है तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं। तो जब ये एक्शन पोटेंशियल यहाँ नॉब पे पहुंचेगा तो इस एक्शन पोटेंशियल के यहाँ पहुंचने की वजह से वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल जो है वो ओपन हो जाएंगे, जिसकी वजह से कैल्शियम आयन जो है वो अंदर आएगा। कैल्शियम आयन अंदर आने की वजह से ये वेसिकल्स जो है वो यहाँ मेम्ब्रेन पे टच करेंगी इसके और ब्रस्ट हो जाएंगी, है ना, फट जाएंगी, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल फिर से कहाँ आ गया है, न्यूरॉन और मसल फाइबर के बीच का जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है वहां पे आ गया है। क्लियर। सेम यहाँ पे वापस से क्या प्रेजेंट होंगे, सोडियम गेटेड मसल्स फाइबर जो है उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है कि जिस तरह से न्यूरॉन के अंदर एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने का और उसको कंडक्ट करने का प्रॉपर्टी पाई जाती है, सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज ऑल्सो प्रेजेंट इन स्केलेटल मसल फाइबर। दे कैन ऑल्सो जनरेट एंड कंडक्ट एक्शन पोटेंशियल्स। ओके, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, एसिटाइलकोलिन जो है जब मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर के बीच के स्पेस में डाला गया तो यहाँ पे मसल फाइबर पर भी क्या पाए जा रहे हैं, लिगेंड गेटेड सोडियम आयन चैनल पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये बाउंड करेगा, अगेन सोडियम आयन एंटर करेगा। जब सोडियम आयन, यहाँ पे इसका पोटेंशियल कितना है अभी, -60 मिलीवोल्ट, दैट मींस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जैसे जैसे सोडियम आयन अंदर आते जाते हैं पोटेंशियल कितना हो जाएगा, -35 मिलीवोल्ट, दैट मींस थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। और जब ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल अंदर अचीव कर लिया जाता है तो बहुत सारा सोडियम आयन जो है वो अंदर आएगा, जिसकी वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा, +60 मिलीवोल्ट, दैट मींस एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। अब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना मतलब डीपोलराइजेशन हो गया है मसल फाइबर का। ठीक है, अब ये एक्शन पोटेंशियल जो है, अब मसल फाइबर के अंदर क्या पाया जाता है, एक ट्रांसवर्स ट्यूबुलर नेटवर्क पाया जाता है एंड दैट इज नोन एज टी सिस्टम। ठीक है, और यहाँ पे क्या पाया जाएगा, एक प्रोटीन पाया जाएगा इस टी ट्यूबुलर सिस्टम पे, और साथ के साथ मसल फाइबर के अंदर पाए जाते हैं बहुत सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दैट इज नोन एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर, इट इज नोन एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कि ये जो है वो बहुत सारा कैल्शियम आयन जो है वो स्टोर करके रखता है। रिजर्व जो कैल्शियम आयन है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर स्टोर रहेगा। क्लियर। तो अब जब एक्शन पोटेंशियल जो है वो इस टी ट्यूब्यूल पे पहुंचता है तो यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज सेंसिटिव प्रोटीन पाया जाएगा। ठीक है, वोल्टेज सेंसिटिव प्रोटीन की कंफर्मेशन में चेंज आएगा। अब वोल्टेज सेंसिटिव प्रोटीन की कंफर्मेशन में चेंज आना, तो ये जो इसकी कंफर्मेशन में चेंज आया, यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, वोल्टेज सेंसिटिव प्रोटीन। और यहाँ पे पाया जा रहा है कैल्शियम पंप। तो जब ये एक्शन पोटेंशियल टी ट्यूब्यूल के इस प्रोटीन तक पहुंचेगा, जिसे हम कह रहे हैं वोल्टेज सेंसिटिव प्रोटीन, तो इसकी कंफर्मेशन में बदलाव आया, और इसकी कंफर्मेशन में बदलाव आने की वजह से ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कैल्शियम पंप है वो क्या होगा, वो ओपन हो जाएगा। और वो ओपन हो जाएगा, दैट मीन्स लार्ज अमाउंट ऑफ कैल्शियम आयन आर लिबरेटेड इनटू द सार्कोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर। ठीक है, यानी बहुत सारा कैल्शियम आयन जो है वो कहाँ रिलीज हो जाएगा, मसल फाइबर के साइटोप्लाज्म। मसल फाइबर के साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। तो सार्कोप्लाज्म में बहुत सारा कैल्शियम आयन जो है वो अंदर आ जाएगा। एंड दिस कैल्शियम आयन इज एक्चुअली इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल फाइबर। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब हम बात करेंगे कि ये जो कैल्शियम आयन है वो किस प्रकार से मसल कॉन्ट्रेक्शन को स्टिमुलेट करेगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो जो स्केलेटल मसल फाइबर्स हैं उनको सिग्नल कहाँ से मिलता है, मोटर न्यूरॉन के द्वारा सिग्नल मिलता है, जिसकी वजह से मसल फाइबर के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ कैल्शियम आयन जो है वो रिलीज होता है। और वो कैल्शियम आयन जो है वो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए स्टिमुलेट करेगा। कैसे स्टिमुलेट करेगा, फिर से देखते हैं एक बार अपन। अगर आपको कल का ध्यान हो तो एक्टिन फिलामेंट जो होता है, इट इज कंसिस्ट ऑफ 2 चेन ऑफ एक्टिन मोनोमर, है ना। ये इस तरह
तरह से, आपको याद हो कल हम लोगों ने बात की थी, इस तरह से होता है। ये होता है आपका एक्टिन फिलामेंट। किससे बना होता है ये? एक्टिन मोनोमर की दो चेन जो है वो आपस में कॉइल्ड फॉर्म के रूप में अरेंज होती हैं। ठीक है, अब जो ये एक्टिन फिलामेंट है उसमें आपको ध्यान हो तो हमने इस तरह का एक और प्रोटीन बनाया था जिसे हम कह रहे थे, क्या कह रहे थे? ट्रोपोमायोसिन बोल रहे थे। ठीक है, तो ये तो हुआ आपके एक्टिन और ये हो गया आपके ट्रोपोमायोसिन। अब ट्रोपोमायोसिन के साथ एक और प्रोटीन प्रेजेंट था जिसका अगर आपको ध्यान हो तो था इस तरह से, ये जिसे हम बोल रहे थे ट्रोपोनिन प्रोटीन। ठीक है, तो एक्टिन फिलामेंट जो है वो 3 प्रोटीन से बना हुआ था, एक्टिन प्रोटीन, ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन और ट्रोपोनिन। अब होता क्या है, ये जो ट्रोपोनिन है इट हैज 3 बाइंडिंग साइट। कल भी हम लोगों ने बात की थी इसके बारे में। इट हैज 3 बाइंडिंग साइट्स। कौन कौन सी बाइंडिंग साइट्स है? 1 बाउंड विथ ट्रोपोमायोसिन, तो एक साइट होगी ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइट और दूसरी होगी एक्टिन बाइंडिंग साइट और थर्ड वाली होगी कैल्शियम आयन बाइंडिंग साइट। अब आप समझना है ना, यहाँ पे अब हम क्या बात कर रहे हैं कि भाई ये जो ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल है इट हैज 3 बाइंडिंग साइट, 1 बाउंड विथ ट्रोपोमायोसिन, another bound with actin molecules and the last one it is calcium binding site। तो अब होगा क्या कि यहाँ पे जो हमारा बहुत सारा कैल्शियम आयन रिलीज हुआ है सार्कोप्लाज्म के अंदर, वो कैल्शियम आयन बाकी कहाँ बाउंड करता है? यहाँ पे आके बाउंड करेगा। ये कैल्शियम आयन है, कहाँ पे बाउंड करेगा? ट्रोपोनिन की कैल्शियम बाइंडिंग साइट के साथ। ठीक है, होगा क्या? अब ये होता क्या है कि ये जो ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइट है ट्रोपोनिन की, वो बाउंड करती है किसके साथ? ट्रोपोमायोसिन के साथ। और ट्रोपोमायोसिन जो होता है वो ब्लॉक करके रखता है एक्टिन मॉलिक्यूल्स पर मायोसिन की बाइंडिंग साइट को। कैसे समझना है इस बात को मैं क्या बोल रही हूँ? ट्रोपोमायोसिन क्या करता है? जो मायोसिन का हेड रीजन था, है ना, तो मायोसिन का हेड रीजन जो है वो एक्टिन मॉलिक्यूल्स के साथ बाउंड करता है। लेकिन जब ये रिलैक्स कंडीशन में होता है तो ये जो ट्रोपोमायोसिन है वो मायोसिन की बाइंडिंग साइट को एक्टिन मॉलिक्यूल्स पर ब्लॉक करके रखेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? मायोसिन जो है वो एक्टिन के साथ बाउंड ही नहीं कर पाएगा। अब बाउंड नहीं कर पाएगा तो दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन जो है, यानी दोनों फिलामेंट एक दूसरे के ऊपर स्लाइड नहीं कर पाएंगे। तो होगा क्या? कैल्शियम आयन आके इसकी कैल्शियम सबयूनिट के साथ बाइंड करेगा, फिर उसके बाद उसकी वजह से क्या हो जाता है? इसकी कन्फर्मेशन में चेंज आता है, कैल्शियम बाइंडिंग साइट वाली में कन्फर्मेशन में चेंज आता है, जिसकी वजह से ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइट जो है ट्रोपोनिन की, उसमें कन्फर्मेशन चेंज आएगा। उसमें कन्फर्मेशन चेंज आने की वजह से ट्रोपोमायोसिन के अंदर कन्फर्मेशन चेंज आता है। अब ट्रोपोमायोसिन के अंदर कन्फर्मेशन चेंज आया तो उसकी वजह से क्या होगा? ये जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है वो ओपन हो जाएगी और मायोसिन बाइंडिंग साइट ओपन होते ही मायोसिन का हेड जो है वो एक्टिन फिलामेंट के साथ बाउंड कर लेगा और जैसे ही बाउंड करेगा वो उसको अपनी तरफ स्लाइड करेगा, जिसकी वजह से मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा। कैसे होगा? डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं हम इस चीज को भी। कल हम लोगों ने इस तरह से सार्कोमियर बनाया था, ठीक है, और यहाँ पे हमारा था ये मायोसिन था सेंटर के अंदर और ये जो था वो था हमारा एक्टिन। इसी तरह से था कुछ एक्टिन और मायोसिन। होता क्या है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये जो हेड है वो जनरली इस तरह से फ्री कंडीशन में रहते हैं, है ना। ये जो हेड है क्यों नहीं बाउंड कर पाते हैं एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ? क्योंकि ये जो इनकी बाइंडिंग साइट है वो कौन ब्लॉक करके रखता है? ट्रोपोमायोसिन ब्लॉक करके रखता है। तो अभी ये मसल्स जो होगी वो किस कंडीशन में होगी? रिलैक्स कंडीशन में होगी, है ना। यहाँ पे कोई मसल का कॉन्ट्रेक्शन नहीं होगा, लेकिन जब ये मसल कॉन्ट्रेक्शन में जाएगी, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? इस तरह से हो जाएगा।
तो ये जो मायोसिन का हेड था वो किसके साथ बाउंड कर गया, एक्टिन के मायोसिन बाइंडिंग साइट पे बाउंड कर गया। और उसने क्या किया, जैसे ही ये यहाँ पे बाउंड करता है ये फिलामेंट को अपनी तरफ इस तरह से खींचना शुरू करता है। दैट मीन्स मायोसिन और एक्टिन जो है वो एक दूसरे की तरफ खींचना शुरू होते हैं, स्लाइड होना शुरू होते हैं। इसीलिए देखिए कि जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इस तरह की स्ट्रक्चर हो जाएगी। मसल जो है वो पहले इतनी थी रिलैक्स कंडीशन में और कॉन्ट्रैक्शन के बाद इतनी रह जाएगी। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि ये वाला कौन सा बैंड था आपका जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्टिन था, ये आई बैंड था। ये टोटल मायोसिन वाला कौन सा बैंड था आपका, ए बैंड था। और ये बीच वाला जो कौन सा बैंड था आपका जिसमें सिर्फ और सिर्फ मायोसिन है, ये वाला बैंड था आपका एच बैंड। तो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जब मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो ए बैंड जो होगा वो सेम लेंथ का रहेगा, लेकिन आई बैंड जो है वो डिक्रीज करेगा, एच बैंड जो है वो डिक्रीज करेगा। तो इस तरह से क्या हो रहा है, मसल्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर दोनों फिलामेंट जो है वो सार्कोमियर में एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। इसका हेड जो है मायोसिन का वो एक्टिन को खींचता है अंदर की तरफ और जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्शन जो है वो होता है। अब आप एक चीज देखिए, अगर मैं आपको याद हो तो मैंने बताया था कि जो मायोसिन का हेड होता है उसमें एटीपेज एक्टिविटी पाई जाती है ना। तो ये जो एटीपी है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है, क्योंकि एटीपी मॉलिक्यूल्स जो है वो एक्टिन और मायोसिन के बॉन्ड को ब्रेक करने के काम आता है, तोड़ने के लिए नहीं, है ना। एटीपी इज रिक्वायर्ड फॉर ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन। ठीक है, यानी ये जो बॉन्ड बना है इसको ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए होगा, एटीपी चाहिए होगा। तो एटीपी मॉलिक्यूल्स जो है वो एक्टिन और मायोसिन के बॉन्ड को ब्रेक करता है, बनाता नहीं है। तो दैट मीन्स एटीपी इज रिक्वायर्ड फॉर ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन मॉलिक्यूल्स। ओके, तो इस वजह से एटीपी का रिक्वायर्ड जो है वो यहाँ पे उल्टा हो रहा है। कहाँ जरूरत पड़ रही है इसको, इन दोनों के बॉन्ड को बीच में से तोड़ने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। इसीलिए हम इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपने देखा हो कि जब एनिमल की डेथ हो जाती है तो थोड़ी देर में उसकी बॉडी जो है वो स्टिफ होने लगती है। क्यों स्टिफ होने लगती है, क्योंकि जैसे ही उसकी डेथ होगी तो उसके अंदर एटीपी का जो प्रोडक्शन है ना, वो कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो एटीपी जो है वो अवेलेबल ही नहीं होगा। अवेलेबल नहीं होगा तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड है एक्टिन और मायोसिन मॉलिक्यूल्स का वो ब्रेक ही नहीं हो पाएगा। ब्रेक ही नहीं हो पाएगा तो मसल जो है वो स्टिफ हो जाएगी। इसीलिए आप देखिए थोड़ी देर के अंदर जो डेड बॉडी होती है वो अकड़ जाती है ना। हम सिंपली क्या बोलते हैं कि अकड़ना। तो वो क्या हुआ है उसके अंदर, उसमें एक्चुअली जो उसकी मसल्स थी वो स्टिफ हो गई है। एंड दैट कंडीशन इज नोन एज रिगर मॉर्टिस। क्या कहलाएगी ये वाली कंडीशन, रिगर मॉर्टिस कहलाती है। तो इस तरह से एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट जो है वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं और मसल्स को कंट्रैक्ट करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के द्वारा, न्यूरॉन्स के द्वारा सिग्नल भेजा जाता है मसल फाइबर को मसल कॉन्ट्रैक्शन को करने के लिए। और वो सिग्नल किसके फॉर्म में होगा, एक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में होगा, जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ कैल्शियम आयन जो है वो सार्कोप्लाज्म में आता है। कैल्शियम आयन जो है वो फर्दर यहाँ ट्रोपोनिन के साथ बाउंड करता है। ट्रोपोनिन के साथ बाउंड करने की वजह से एक्टिन मॉलिक्यूल्स पर जो मायोसिन की बाइंडिंग साइट है वो विजिबल हो जाती है। तो मायोसिन का हेड जो है वो फट से उस बाइंडिंग साइट पे बाउंड कर लेता है और एक्टिन को अपनी ओर स्लाइड करना शुरू करता है। तो इस तरह से मसल का कॉन्ट्रैक्शन जो है वो होता है। थैंक यू सो मच।